बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मौसम शहजाद अव्वल और आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल लिखें। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेजर आदिल राजा साहब, जो इस वक्त पाकिस्तान में ख़ुसूसन पिछले 7-8 माह से बहुत ज़्यादा इनको सुना जा रहा है। लोग इनको एप्रिशिएट भी कर रहे हैं और कुछ इनका साथ भी दे रहे हैं, कुछ इनके हवाले से नेगेटिव बातें भी कर रहे हैं और खबरों की ज़ीनत बने हुए हैं। ख़ुसूसन पिछले 1-2 माह से कुछ खबरें ऐसी दी हैं जिसने पाकिस्तानी कौम को चौंका के रख दिया है। तो सर से बात करते हैं। सर ने आज हमें स्पेशल टाइम दिया, तो सलाम सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जी मोहसिन, यू मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कुछ लोग, तो आपने वैसे इस पे व्लॉग किया होगा पूरा अपने तारुफ पे कि आप हैं क्यों, आपने फौज क्यों छोड़ी, लेकिन अभी भी कुछ लोग ये नहीं जान पाए क्योंकि सब लोग आपको जानने लग गए, आपने खबरें इतनी दी, आपको इतना वायरल हो गया। लेकिन कुछ लोग अभी भी आपको ये नहीं जान पाए और ये नहीं जानते कि आप फौज से रिटायर हैं या छोड़कर आए थे। तो आप छोड़कर आए थे सर, आप छोड़ के क्यों आए थे, ये एक दफा मुझे बता दीजिए स्टार्टिंग में। मोहसिन, मैं थर्ड जनरेशन पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर हूँ। तीसरी नस्ल है मेरी फौज में। मैं 99th PMA लॉन्ग कोर्स के साथ 1999 में मैंने कमीशन लिया था फौज में। 20 साल 8 महीने 24 दिन सर्विस के बाद मैंने वॉलंटियरली रिटायरमेंट ली फौज से। मुसलसल 5 रिजाइन देने के बाद पांचवा रिजाइन, आप जो फौज में रिजाइन करते हो उसका मतलब होता है एप्लीकेशन फॉर वॉलंटियरली रिटायरमेंट आप देते हो। वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना हो तो आपका रिजाइन होता है। मैं जनरल राहील शरीफ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। मैं जंगी जख्मी अफसर था और उनकी पॉलिसी थी कि जंगी जख्मी अफसर का रिजाइन नहीं कबूल होगा, उसकी रिटायरमेंट ही एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिटायरमेंट जो है वो एक्सेप्ट हुई 2016 में, फुल ऑनर्स एंड अवार्ड के साथ, फुल पेंशन के साथ, फुल बेनिफिट्स के साथ। 2016 से 2017 तक मेरी लीव पेंडिंग रिटायरमेंट थी और 2017 में मैं जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर रिटायर हो गया था फुल ऑनर्स एंड अवार्ड के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और क्यों मैंने ली, आप वजह पूछ रहे हो, तो यार मुझे नहीं लगता था कि मेरे जो दिल में बात होती है वो मैं अपने मुंह से बोल देता हूँ। तो जो बंदा इस तरह का होता है, बिग माउथ होता है मेरी तरह का, जो दिल की बातें जुबान पे ले आता है, उसका किसी भी मॉडर्न फौज में, सिर्फ पाकिस्तान की फौज में नहीं, दुनिया की किसी भी मॉडर्न फौज में उसका कोई कैरियर नहीं होता। ठीक है। जी सर। आपको यहाँ पे यस सर सिर्फ करना पड़ता है, यस सर, और डू और डाई, नेवर आस्क व्हाई। तो मेरे वालिद साहब भी मेजर रिटायर हुए थे, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि मैंने, मेरे दादा कर्नल रिटायर हुए थे तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि मैंने कोई जनरल बनना है। तो मैंने वक्त के साथ फौज छोड़ दी और उसके बाद भी फौज ही के साथ मैंने काम किया। तो सर ये क्यों मशहूर है कि आपने फौज से बगावत की थी, आप भागी हैं फौज से, ये क्यों मशहूर है ये? मैं फौज के साथ रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का तर्जुमान के तौर के ऊपर और एक मीडिया सेल बना के 5th जनरेशन वॉरफेयर में ISPR और ISI के साथ मिलके मैं काम करता रहा। बड़े जबरदस्त तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी, नेशन में कॉलम्स लिख के, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिख के, पाकिस्तान के अंदर मैं काम कर रहा था। लेकिन जनरल बाजवा ने जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया, मैंने उसका उनका साथ नहीं दिया। मुझे उस साथ ना देने की वजह से मेरे ऊपर इल्जामात लगाए गए, पहले मुझे डराया धमकाया गया। मेरा बिजनेस था DHA के साथ, मैं लैंड प्रोवाइडर था, 1500 करोड़ रुपए का मेरा कारोबार था DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी के साथ लैंड प्रोविजन का। वो भी मुझे खत्म करने की धमकी दी गई कि इतना 100 करोड़ का तेरा नुकसान हो जाएगा, ये मत कर। लेकिन बहरहाल मैंने आवाज हक बुलंद की और इन सारी चीजों की कुर्बानी दी और मुझे एक दिन भी उसका दुख नहीं हुआ। मैंने क्यों दी, और इसलिए फिर मुझे जाहिर बात है कि जब आईना दिखाया जाए तो लोग बुरा मान जाते हैं। सर इसमें एक ज़िमनी सवाल अंदर आ गया है कि आपका करोड़ों का कारोबार पाकिस्तान में है तो उसको खतरात भी लाए हुए। तो सर एक मेजर रिटायर्ड ऑफिसर करोड़ों का कारोबार कैसे, एक सवाल उठता है। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा मोहसिन। मोहसिन, मुझे ये जो बैंक अकाउंट्स की डिटेल भी ISI ने मुख्तलिफ वी लॉगर्स को देख के अरबों रुपए के मेरे बैंक के अंदर जो पैसे थे वो उनकी ट्रांजैक्शंस दिखाई। तो ये पैसे जी उन्होंने सर। ये नहीं बताया कि आए कहाँ से हैं। अगर उनके पास बैंक डिटेल्स दी गई थी तो बैंक स्टेटमेंट्स देखें तो वो पैसे मुझे DHA की तरफ से दिए गए, उनके लिए जमीनें खरीदने की। जमीन खरीद के मैं जितने की भी खरीदूं, मेरा उनके साथ फिक्स रेट था। उससे जो उस पे जो पैसे बचते थे वो मेरे होते थे, वो मेरा प्रॉफिट होता था हैंड ओवर करने के बाद। पैसे सारे के सारे मुझे DHA की तरफ से दिए गए, बकायदा एक एग्रीमेंट के तहत, लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट के तहत दिए गए। और मेरे, इसीलिए आज दिन तक जो है ये मेरे खिलाफ फाइनेंशियल करप्शन इसलिए नहीं ला सके क्योंकि वो बड़े वाजे तौर के ऊपर जो है वो नजर आ रहा है कि पैसे DHA की तरफ से आ रहे हैं और जमीनें DHA को ट्रांसफर हो रही हैं। और जमीनें ट्रांसफर होने के बाद, तमाम चालान फीस पे करने के बाद, एक्सपेंडिचर्स के बाद जो है, जो बकायदा जिनके ऊपर टैक्स पे होता है, वो करने के बाद जो है बाकी पैसे जो बचते थे वो मेरे होते थे।
तो ये इस वजह से ये जो है करोड़ों का कारोबार मैं करने के जो है वो काबिल हुआ जी। सर ये बताइएगा कि आपने खबर दी थी कि जनरल फैज और जनरल बाजवा आपस में गठजोड़ था, तो ये बड़ी सरप्राइजिंग था पाकिस्तानी कौम के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि हम यही समझते आ रहे थे सब के सब कि बाजवा और जो फैज साहब है इनका इख्तलाफात है, फौज में ग्रुपबंदी हो चुकी है, दोनों अलग अलग एक दूसरे के मुखालिफ हैं बल्कि। तो आपने ये खबर दी थी अपने दलाइल के साथ, सबूतों के साथ, कि इनका गठजोड़ था और इनकी लड़ाई अब आकर हुई जब बाजवा साहब ने एक्सटेंशन की बात की, लेकिन एक्सटेंशन वो भी ले नहीं पाए, फिर वो चले गए। तो एक सवाल ये है कि पिछले दिनों भी जनरल फैज हमीद साहब की बेटी की शादी थी, तो सर अगर इन दोनों की लड़ाई थी तो जनरल बाजवा उनकी बेटी की शादी में कैसे शरीक हुए, क्यों शरीक हुए? तो ये तो साबित हो गया ना कि जिस तरह पूरी कौम को बेवकूफ बनाया गया, इस तरह मैं भी बेवकूफ बना रहा। मेरे जनरल फैज हमीद के साथ खानदानी मरासम भी हैं, लेकिन मुझे उन्होंने वहां से भी यही कहा कि इनकी आपस में नहीं बन रही, और यही एक जनरल इंप्रेशन पूरी कौम को कन्वे किया गया। लेकिन मुझे जो हैरान कुन जिस इशू के ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी गई, वो यही बात थी कि जो कुछ भी ये कर रहे थे, ये सारा कुछ मिल के कर रहे थे, ये कॉम्प्रोमाइज हुआ हुआ था दरमियान के अंदर। और जब इनको चीफ नहीं बनाया गया तो इनका झगड़ा हुआ असल में, और इस पे इंक्वायरी भी खुली है, और इंक्वायरी के सिलसिले में जिन अफसरान के मैंने नाम लिए उन्होंने रिजाइन भी कर दी है। तो इसका मतलब है वाकई इंक्वायरी खुली है, और इनकी आपस में कोई लड़ाई नहीं थी। ये आपने खुद अपने सवाल में ही इसका सबूत पेश कर दिया कि जनरल बाजवा उनकी बेटी की शादी के ऊपर मौजूद थे। मौजूद थे, बिल्कुल मौजूद थे। तो जी, सर तो ये बस पता चल गया। एक और सर इसी के साथ मिलता है एक सवाल, एक और है जो, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल क्लियर हो जाए सर। उसी दिनों में जब आपने ये खबर दी थी तब आपने कहा था कि जनरल फैज के पास जनरल बाजवा की वीडियोस भी हैं। तो उन दिनों में मैंने जनरल अमजद शेख साहब का इंटरव्यू किया था, आपने भी एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का उसका भी जिक्र किया, अपने उस जो सारे रिटायर हो जाएगा तो उनकी जो तंजीम है उसका भी। तो सर उनसे मैंने ये पूछा था कि आदिल राजा साहब ने खबर दी है कि जनरल फैज हमीद के पास जनरल बाजवा की वीडियोस है। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसी मामले में कल जनरल फैज को खुद कॉल की, जनरल अमजद शेख साहब ने ये कहा, कहते मैं उनको कॉल की, मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कुछ है, आपने उनकी वीडियोस बनाई है, मैंने उनको पर्सनली पूछा, मेरी गपशप है, मैंने उससे झूठ नहीं बोला था। उसने मुझे कहा जी ऐसी कोई वीडियो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो मौसम बड़ी जी सादगी वाली बात होगी। जनरल साहब की अपनी मजबूरियां हैं, पाकिस्तान में वो बैठे हुए हैं, और बराह रास्त अगर वो जनरल फैज जमीन से पूछेंगे तो वो उनको कुछ बताएंगे। जनरल साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनकी किसी बात की जो है वो मुखालफत, उनके साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करूंगा। मैंने उनके साथ सर्व किया हुआ है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन बहरहाल जनरल साहब की अपनी मजबूरियां आप अच्छे तरीके से समझते हैं। अभी वो बेचारे वहां बैठ के वो यही कह सकते हैं जो वो कह रहे हैं। नहीं सर, उन्होंने भी आपके कोई खिलाफ बात नहीं की थी, मैंने दो तीन क्वेश्चन पूछे थे तब ना आपका इसी हवाले से, दोनों तीनों क्वेश्चन पूछे थे, दोनों चल रहा था। तो उन्होंने आपके खिलाफ भी कोई बात नहीं की, उनके खिलाफ भी कोई बात नहीं की, उन्होंने इस तरह के मुझे दोनों के दोनों जवाब दिए थे। चलिए सर, बाकी बात तो आपकी बिल्कुल ठीक जनरल है, आप तो बाहर बैठे जनरल हैं। साहब ने बैलेंसिंग एक्ट रखना है, जाहिर बात है। वो पाकिस्तान में रहे, उनके बच्चे वहां पे, उनका सारा कुछ खानदान वहां पे है, जाहिर बात है। हाँ जी, तो मैं उनके जनरल साहब के साथ, मैं अगर वो जो कह रहे हैं यार, वो उनके अपने जाहिर बात है, वो क्रेडिबल आदमी है, जो वो कह रहे हैं, मैं उनके बात कोई मुखालफत नहीं मैं उनकी कर सकता। ठीक है सर। सर एक ये बताइएगा कि आपको जितना भी हम सुनते हैं, लोग भी सुनते हैं, तो ऐसा ही लगता है कि आप इमरान खान के बयानी को ही प्रमोट करते हैं। सर क्या वजह है, आप इमरान खान के बयानी को क्यों प्रमोट करते हैं? आपकी सारी बातें दलाइल उन्हीं के हाथ में होते हैं। मोहसिन, आप मुझे कोई और चॉइस दे दो। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, जिसमें कोई बंदा खड़ा हुआ है जो चोरों को चोर कहता है और डाकुओं को डाकू कहता है, और जो जो बदमाशी कर रहे हैं बदमाशों को बदमाश कहता है, कातिलों को कातिल कहता है, मुझे एक चॉइस दे दो, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। सर इसमें तो कोई शक नहीं है कि इन सब में से इस टाइम बेहतर ऑप्शन इमरान खान साहब ही है, ये तो तो बस बिल्कुल फिर ठीक यही बात है। भाई, यही वजह है यार, यही वजह है। मुझे इन सब में सबसे बेहतर ऑप्शन इमरान खान ही नजर आता है यार। सर वो डर्टी हैरी कहते हैं, बीबीसी साहब को आप भी कहते हैं, इमरान खान साहब भी कहते हैं, तो एक इतने छोटे अफसर का पूरे पाकिस्तान पर कैसे कंट्रोल हो सकता है? आपने अभी, मैं आपका व्लॉग सुना था आज का भी, कल का भी मैंने सुना, आपने उसमें यही बताया कि जो डर्टी हैरी साहब हैं ये इस टाइम पूरे पाकिस्तान कंट्रोल में बैठे हैं, आर्मी चीफ को भी कंट्रोल किया हुआ है। तो ये ऐसे कैसे हो सकता है, इतना छोटा सा अफसर कैसे कंट्रोल कर सकता है आर्मी चीफ को भी? मोहसिन, डीजीसी जो है ना, वो है इंटरनल विंग आईएसआई। आईएसआई का सबसे तगड़ा जो विंग है, जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को कंट्रोल करता है, जिसके जमीनी दफातर हर बड़े शहर के अंदर पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। हर डिस्ट्रिक्ट और हर बड़े शहर में, हर तहसील तक में इनकी रीच है। हर यूनियन काउंसिल तक इनके एजेंट्स बैठे हुए हैं। वो है इंटरनल विंग, ठीक है। तो इनके पास वो ताकत है और वो मैकेनिज्म है जिसके जरिए ये पूरा पाकिस्तान
अंदरूनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की सियासत आज से नहीं हमेशा से कंट्रोल करते चले आए हैं। तो इनका वो जी मैकेनिज्म पुराना मौजूद है, ठीक है। उस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए इस बंदे ने पहले इसको जो है वो जन बाजवा ने लगाया यहाँ पे, इसने अपनी लॉबिंग की, और ऊपर से इंतहाई शातिर बंदा है, कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस का बंदा है, इसको पता है कि मामलात किस तरह चलाने हैं। ये कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले सादा फौजी नहीं होते, आप इनको फौजी को यूनिफॉर्म फौजी नहीं होते। ये जाहिर बात है, ये आपके समझो कि इनको एक एसएचओ से लेके एक आईजी तक हर किसी का काम और हर किसी का को काबू करने का तरीका पता होता है, ठीक है। और इनको जी एक पटवारी से लेके कमिश्नर तक, ठीक है, और एक एमपीए से लेके एमएनए से लेके फेडरल मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक हर किसी की फाइल इनके पास मौजूद होती है कि किस, जी या फिर इनकी ऑडियो या वीडियोस पड़ी हुई होती हैं कि किसने किस वक्त में क्या करप्शन की। इनके पास अदलिया के एक मजिस्ट्रेट से लेके सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक और उनके बच्चों तक की फाइलें पड़ी होंगी, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स पड़ी होंगी, वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी होगी कि किसको कहाँ पे जाके ब्लैकमेल करना है और किसको कहना है कि अगर ये काम नहीं किया तो ये चीज हम रिलीज कर देंगे। तो इसकी ताकत जो है वो वहां से आती है और इसको इसने यूटिलाइज किया है, और उसने लॉबिंग सक्सेसफुल वक्त से पहले जनरल आसिम मुनीर के लिए की, जो उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बन गया। और उनका जी बराह रास्त तल्लक, जब जनरल आसिम मुनीर, मैं आपको बताता रहता हूँ, डीजी एमआई थे, तो ये उनका एमआई का सेक्टर कमांडर था सिंध का। इसका वहां से तरक वास्ता शुरू हुआ है, और इसने हमेशा सिर्फ और सिर्फ खुद नहीं खाया, बड़ों को भी खिलाया, मिल बांट के खाया, सबको उनका हिस्सा पहुंचाया है। इस वजह से सब जो है इसके हमेशा से जो है वो ऊपर भी इसके साथ हैं लोग। और अब मैंने आपको ये भी, आज का मेरा वीलॉग आप देख लें तो इसकी अगली मैंने आपको सारी चालें बताई हैं। तो इस ताकत, इस ओहदे की वजह से, इस कुर्सी से इसको हटा दो उसके बाद ये कख नहीं कर सकता, लेकिन इस कुर्सी पे बैठे होने की वजह से ये कर रहा है जो कुछ कर रहा है, और इसके पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो जो कुछ भी ये काम कर रहा है। ऐसे थोड़ी अरशद शरीफ शहीद के कत्ल में भी इसका नाम है, और इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले में भी इमरान खान इसका नाम लेते हैं। सर, ये बताइएगा कि सारे मामले में डीजे ऐसे ही किधर खड़े हैं? वो इसको रोकते नहीं कि ये उनको बाईपास कर रहा है, आर्मी से डायरेक्ट है, तो डीजे ऐसे ही किधर खड़े हैं? डीजी आए सही मनमोजी आदमी है, वो अपने चक्रों में लगे हुए हैं। मेरा अगला वीलॉग आएगा आज रात को, आप देख लीजिएगा। आपके लिए जो है लर्जा खेज इंकशाफात होंगे कि वो इस वक्त वो किस काम के अंदर लगे हुए हैं। उनको कोई नहीं है, वो बस समझे ना ही है, नाम ही है सर, बस वो। आपने अक्सर में बैठ के आपका इंटरव्यू करना भी बड़ा मुश्किल है। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने आपका इंटरव्यू किया था जब इसीलिए मैंने किसी आपकी बात का ने जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने आपकी बात का जवाब नहीं दिया, आए मैं डाले चाले ना आ जाए आपके पास। कुछ समझ के सवाल करो, क्योंकि मुझे तो जवाब देते हुए डर नहीं लगता, सवाल करते हुए डर नहीं लगता, लेकिन ये है कि मैं उनकी पहुंच में नहीं हूँ, और जहाँ पे वो कोशिश बहरहाल यहाँ भी कर रहे हैं, मुझे जान की धमकी दे के पूरी कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस जिन 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 लोगों को हम कहते हैं कि ये काफिरों का देश है, उन लोगों का कानून कायदा है, वहां पे इनकी पहुंच नहीं है। जहाँ पे हमारे जैसे मुल्क हैं, कीनिया देखो, जहाँ पे उनकी पहुंच थी, वहां पे अरशद शरीफ शहीद के साथ क्या हुआ आपके सामने है। तो इसलिए मैं आपको भी एडवाइस यही करूंगा, और बाकी भाइयों को भी यही एडवाइस करूंगा कि जरा बच के ही चलें, लेकिन हक का साथ जरूर दें, लेकिन जरा अपने आप को बचा के रखें, ठीक है। सर, लिव हम टू तो फाइट बस अनदर डे। सवाल ही कर रहे हैं, हम तो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, हमको तजिया तो नहीं करते ना, वो तो तजिया भी करते थे, उनका तो मैटर है, चले। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक आखिरी क्वेश्चन एक तो मैंने आपसे करना है कि मेरे फौज के कुछ दोस्त वगैरह जब बैठे ना, तो वो भी ये बात करते हैं कि फौज में जमहूरियत नहीं है। मतलब फौजी ये बात को मानते हैं कि फौज में जमहूरियत नहीं है। तो फौजी, हालांकि जो हमारे मेन लोग हैं, वो बैठ के कहते हैं फौज बड़ी डिसिप्लिन डिसिप्लिन तो है। क्या फौज में जमहूरियत है? आपके ख्याल में इसका क्या जवाब है, हाँ या ना? एक तो मेरी फौज में सबसे बड़ा सपोर्ट बेस ही मेरा फौज के अंदर है, फौजी फैमिलीज के अंदर है, और फौज में बहरहाल जमहूरियत है। इस तरह है कि फौजियों की अगर जेनवन पल्स जब ऊपर जाती है, तो वो पल्स जो है उसके ऊपर लाजमी तौर के ऊपर जो है, कम से कम इस वक्त भी फौज के अंदर जो है, जो फीडबैक है वो प्रॉपर जाती है, और उस फीडबैक के ऊपर एक सिस्टम है जिसके तहत कार्रवाई की जाती है। और फीडबैक तो अभी भी जारी है, इसलिए फौज एक्टिवली बजाते खुद आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएगी। सारे का सारा जो काम है, गंदा डर्टी काम, डर्टी हैरी के मत्थे मारा गया है, जो कि महकमा हम्म। कर रहा है, फौज नहीं कर रही। सर, इसमें फिर एक बड़ा क्वेश्चन है ना कि डीजीआईएसआई, डीजीएसपीआर, ये आर्मी से ही क्यों लगाया जाता है? नेवी से, एयरफोर्स से क्यों नहीं लगाया जाता? यही अगर तो मैं आपको जमहूरियत बता है। रहा हूँ, क्योंकि ताकत को कंट्रोल जो है वो आपकी आर्मी करना चाहती है। वैसे तो ओरिजिनली जो ऑफिसर होना ही आईएसआई का अपना ऑफिसर होना चाहिए, जिस तरह बाकी मुल्क दुनिया के अंदर होता है कि जी ये फौज से तो अफसर नहीं जाते ना, उनके अपने ऑफिसर होते हैं, जो कि उस कैरियर सर्विस में, जिस तरह आईएसआई के अपने कैरियर ऑफिसर्स हैं, उस असल ऑफिसर, असल काम ही करने वाले वो लोग हैं यार, जो असल एस्पिनॉज का काम कर रहे हैं।
उन अफसरान जी को सर। आप मौका दो, उन अफसरान को प्रमोट करो, उन्हीं अफसरान को जो है आईएसआई की कमांड दो। लेकिन यहाँ पे आईएसआई के ऊपर दूध पूरा जो है ना नीचे, वो आईएसआई के अपने अफसरान है, मलाई ऊपर जो है फौजी अफसरान की लगी हुई है, क्योंकि कंट्रोल करना चाहता है, आर्मी चीफ अपना कंट्रोल रखना चाहता है इस वजह से। हालांकि इसी वजह से तमाम के तमाम मसाइल यहाँ पे जन्म लेते हैं, आईएसआई की वजह से पाकिस्तान के अंदर मसाइल जन्म लेते हैं। सर यही मसला है, आप सारा टोटल मतलब फौज में सिर्फ पाक आर्मी का ही जिक्र है। किसी को आज पाकिस्तान में किसी से पूछ ले, नेवल चीफ का नाम नहीं पता होगा, किसी को एयरफोर्स के चीफ का नहीं पता होगा। पाक आर्मी का चीफ ने बदल रहा है तो पूरे पाकिस्तान में शो है 10 महीने पहले से, ये नाम आ रहे हैं, तो ये नाम आ रहे हैं, तो अब ये होगा तो वो होगा। मतलब बाकियों को क्यों इग्नोर किया जाता है? अब चेयरमैन देखो ज्वाइंट टीम साइज चीफ की, का नाम लगे, वो वो भी मौसम पाक आर्मी साइज से। की, साइज की वजह से, फोर्स का साइज की वजह से। आप फोर्स का साइज देखो ना, तो जो पाकिस्तान आर्मी का जो साइज है, वो साइज बहुत बड़ा है पाकिस्तान आर्मी का ना। तो वो अपने साइज की वजह से अपने आप को इन्फोर्स कराते हैं। और एयरफोर्स और नेवी का साइज बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है। बल्कि एयरफोर्स में तो आपको ब्रेकिंग न्यूज में दे दूं, वो अभी मजीद जो है वो कमी की जा रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कमी की जा रही है, कट डाउन टू साइज किया जा रहा है। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आखिर में मुझे बस जनरल फैज साहब के बारे से कुछ बताते चले, उनका क्या इरादा है? वो कोई सियासत में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, बस वो सिर्फ वो स्टार में ऐसे एक्टिविटीज कर रहे थे? मेरी तो इतलात ये है जी कि सियासत में उन्होंने नहीं आना। ठीक। और अभी जो जिस तरह की इंक्वायरी वगैरह उनके ऊपर चली है, उनका बच जाना ही मुआवजा होगा, और वो बच जाएंगे, क्योंकि ये लोग जो हैं अपने दिफा के लिए फाइलें, वीडियोस जो मैंने देखी हैं, मैं तो हैरान परेशान हूँ कैसे कैसे लोग हैं। ये 10 एक मुख्तलिफ जगह के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो उनके पास भी जाहिर बात है होंगी, जिन्होंने उनको दी है, उन्होंने और जगहों पे भी भिजवाई हैं। तो वहां पे मुझे तो हालात यही नजर आ रहे हैं कि सियासत में तो उनका मुश्किल है आना, लेकिन मजीद उनकी फैमिली वगैरह तो अभी मुझसे नाराज हो गई है, बात नहीं करती। सिर्फ उनकी मिसेस जो है वो मेरे से, मैंने सुना है कि वो खुश हैं, क्योंकि मैंने कोई इस तरह की बात जरूर की है कि जनरल बाजवा को जब पता चला, शिकायत लगी जनरल फयाज हमीद की हरकतों की, तो उन्होंने आगे से फिर बात कोई बड़ी नामुनासिब सी की थी कि उसकी बीवी देखी है तो फिर उसको इस तरह करना चाहिए। तो वो यही करेगा और क्या करेगा, हालांकि वो हमारी बहन है, बड़ी अच्छी खातून है। तो हैं भी दलेर और नडर हैं, गोली भी मार चुकी हैं एक दफा, आपको पता ही है। तो बात यह है कि अभी फिलहाल तो यही है कि मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल में वो सिर्फ अपने आप को बचा के जो कुछ अभी इन्होंने है उनके पास वही काफी है। सियासत में लेटर ऑन कहीं जाके अगर वो ज्वाइन कर भी लेते हैं, कोई सेनेटर वगैरह बन भी जाते हैं अगर, तो मेरा नहीं ख्याल फौरी तौर के ऊपर इस तरह हो पाएगा। फौरी तौर के ऊपर जनरल आसिम मुनीर के होते हुए उनका उनके साथ टाकरा था, मुकाबला था, उनसे मांगा गया इस्तीफा, जबरदस्ती उनको इस्तीफा करवाया गया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगले 6 साल तक तो इस तरह कुछ हो पाएगा, और 6 साल बाद किसने क्या देखा है कि क्या होता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो नाज़रीन, आप अभी के लिए इतना ही, मज़ीद आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया मोहसिन। थैंक यू सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।